हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा आर्टिकल नंबर है वो आर्टिकल नंबर 32 है। आप लोगों को पता होगा कि अभी हम लोग फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी होगी तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 32 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट है, जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि कहीं ना कहीं इस अधिकार के माध्यम से हमें ये जो है वो राइट प्राप्त है कि हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्या होता है कि जो हमारे अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उसका जब उल्लंघन हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के देख लीजिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है या फिर उसका उल्लंघन होता है, तो इस अधिकार के अंतर्गत हम डायरेक्ट क्या जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये अधिकार जो है हमें अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किया गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये बात कह सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 32 जो है वो अन्य मूल अधिकारों को क्रियान्वित करने का एक माध्यम है। क्या है? क्रियान्वित करने का एक माध्यम है। इसकी मुख्य विशेषताएं ही यही है कि इससे आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर सकते हैं। आपको किसी अन्य अदालत में जाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अंतर्गत देखिए लिखा है संवैधानिक उपचार के प्रकार। तो आप लोगों को पता होगा 5 प्रकार के जो होते हैं वो रिट होते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा हेबियस कॉर्पस जो लिखा हुआ है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, किसी को गैर कानूनी तरीके से अगर हिरासत में लिया गया है तब ये जो है बंदी, जिसे बंदी बनाया गया है, उसे न्यायालय में पेश करने के लिए ये रिट जो है वो जारी किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है और पुलिस उसे बिना कारण के क्या कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है, तो यह क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार का तो उल्लंघन हो जाएगा। कौन वाले का? मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल नंबर 19, जिसमें ये बात बोला गया था कि शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार। तो जब कहीं ना कहीं उस नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह व्यक्ति आर्टिकल नंबर 32 के तहत हेबियस कॉर्पस रिट में सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है कि उसे क्या कर दिया जाए, तुरंत रिहा कर दिया जाए। देखिए, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, याद रखिएगा कि यह जो है एक महत्वपूर्ण राइट हम लोगों को मिला हुआ है। इसमें बेसिकली आर्टिकल नंबर 32 के तहत ये हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त होता है और आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत ये जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य है वह क्या है, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। याद रखिएगा, जो हैबियस कॉर्पस है वह ये क्या है, लैटिन शब्द है। क्या है? ये एक लैटिन शब्द है जिसका जो अर्थ होता है कि उस शरीर को प्रस्तुत करो, यानी कि प्रोड्यूस द बॉडी। इसमें लिखा भी होगा टू हैव ओन बॉडी, यानी कि जिसको बंदी बनाया गया है उसको क्या करना है, न्यायालय में पेश करना है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में रख लिया गया है तो अदालत उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश देती है और यह जांच करती है कि गिरफ्तारी उसकी वैध है या नहीं, मतलब लीगल है या फिर इलीगल है। इसका इस्तेमाल कब किया जा सकता है? तो याद रखिएगा कि जब किसी व्यक्ति को बिना वैध कारण के हिरासत में लिया गया हो, जब किसी की गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो कानूनी रूप से नहीं की गई हो, या फिर जब कोई व्यक्ति मान लीजिए लंबे समय से जेल में है और उस पर मुकदमा ही नहीं चला गया हो। इस हालत में हैबियस कॉर्पस जो है वो न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा। देखिए, हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत रिट कौन जारी कर सकता है, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, याचिका कौन दायर कर सकता है हैबियस कॉर्पस के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, बंदी स्वयं भी कर सकता है या फिर उसका कोई भी रिलेटिव हो या फिर उसका कोई भी फ्रेंड हो, वह भी क्या कर सकता है कि मान लीजिए कि बस उसको ये प्रूफ करना है कि जो हिरासत में लिया गया है किसी व्यक्ति को वह गलत तरीके से लिया गया है। अगर इसको एग्जाम्पल के साथ समझे तो मान लीजिए कि रामू जो है, रामू वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है, सोशल वर्कर है। अब देख लीजिए कि वह समाज की किसी योजना का क्या कर रहा है, शांतिपूर्ण रूप से विरोध कर रहा है। पुलिस क्या करती है, आती है और उसे बिना वारंट के उठाकर ले जाती है, ठीक है, और उसको क्या करती है, 5 दिनों से ही जेल में बंद किए रहती है बिना किसी कार्यवाही के। तो यह क्या हो जाएगा, गैर कानूनी हिरासत हो जाएगा। तो इस हालत में क्या हो जाएगा, जो रामू है या फिर उसका परिवार या फिर उसका कोई भी दोस्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, हेबियस कॉर्पस रिट को दायर कर सकते हैं। अदालत उसके पश्चात क्या करेगी, आदेश देगी कि जो रामू है उसको क्या करना चाहिए, कोर्ट में पेश करना चाहिए।
फिर उसके पश्चात क्या होगा कि अगर अदालत को ऐसा फील होता है कि हाँ, जो अरेस्ट किया गया है वो गलत राजनीति से प्रेरित होकर किया गया है, ठीक है, तो रामू को क्या कर दिया जाएगा, तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो समझ में आया होगा। देखिए उसके पश्चात है मैंडेमस यानी परमादेश रिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिट है, याद रखिएगा। जो मैंडेमस है वह भी एक लैटिन भाषा का शब्द है और याद रखिएगा कि इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, यानी कि वी कमांड, हम आदेश देते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। फिर देखिए यह जो रिट है वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा तब जारी किया जाता है, मान लीजिए कि जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था या निकाय अपना जो है कानूनी कर्तव्य वो पूरा ही नहीं कर रहा हो, अपनी ड्यूटी पूरा ही नहीं कर रहा हो। इस रिट के द्वारा अदालत क्या करती है, उसे अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देती है। यहाँ लिखा है साफ साफ, हम आदेश देते हैं, वी कमांड, है ना। परमादेश यानी कि देखिए जुड़ा हुआ है ना कि परम आदेश, यानी उसको आदेश मिला हुआ है उसके ड्यूटी को पूरा करने का। इसका जो मुख्य उद्देश्य है बेसिकली वह सरकारी अधिकारियों या फिर मान लीजिए कि जो निकाय है, कोई भी ऐसे गवर्नमेंट निकाय, उनके वैधानिक कर्तव्यों का पालन कराने के लिए उन्हें क्या करना, मजबूर करना। जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए किसके खिलाफ जारी हो सकती है, तो यह जारी जो है वो हो सकती है सरकारी अधिकारी के लिए, सार्वजनिक संस्था के लिए, नगर निगम, विश्वविद्यालय या फिर किसी भी लोअर कोर्ट के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी कर सकता है कि तुमने अपना ड्यूटी क्यों नहीं निभाया, इस तरीके से। लेकिन इसमें साफ साफ ये लिखा है, इसको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए कि किसे नहीं दिया जाएगा। बताइए किसे नहीं दिया जाएगा, तो प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को नहीं दिया जाएगा, गवर्नर को नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा इन तीनों को जो है वो परमादेश नहीं दिया जा सकता है। अब एक बात गौर कीजिए, मान लीजिए उसको एक एग्जाम्पल के साथ समझना है और आपको एग्जाम में क्या करना होगा, एक एग्जाम्पल लिखना होगा। तो मान लीजिए रीता नाम की एक छात्रा है, ठीक है। अब क्या कर रही है, वो सरकारी विश्वविद्यालय में उसने परीक्षा दी और वह पास भी हो गई, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है अब उसे क्या नहीं दे रही है, डिग्री नहीं दे रही है, उसे मना कर रही है बिना कोई रीजन दिए। तो यह उसका कानूनी अधिकार हो जाता है कि अब वो क्या करे, याचिका दायर करे। रीता अदालत में क्या करेगी, मैंडेमस रिट जो है वो दायर कर सकती है। कोर्ट फिर विश्वविद्यालय को यह आदेश देगा कि वह अपना कर्तव्य निभाए। हाँ, ऐसा कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ऐसी कमांड दे रही है कि वह जो यूनिवर्सिटी है वह अपना कर्तव्य निभाए और जल्द से जल्द जो डिग्री है वह जारी करे, ताकि रीता को क्या हो सके, डिग्री मिल सके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि एक सरकारी कोई भी ऑफिसर है, ठीक है, और वह किसी गरीब व्यक्ति को राशन कार्ड जारी करना था, लेकिन वह क्या नहीं कर पा रहा है, उसको बात को टाल रहा है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आप अगर सरकारी मतलब कि ऑफिस में जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर काम के लिए वहां पर आप लोग देखे होंगे कि कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। फिर बोलते हैं कि थोड़ी देर में आइएगा, फिर आप जाएंगे। तो ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, टालम टोल करते हैं। तो मान लीजिए गरीब व्यक्ति जो है उसके लिए क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में परमादेश रिट जारी कर सकता है। कोर्ट अब उसको आदेश देगा उस अधिकारी को कि वह अपना कानूनी कर्तव्य निभाए और टालम टोल ना करे, याद रखिएगा। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है, जैसे मान लीजिए याचिकाकर्ता जो है, जैसे कि वहां पर रीता जो थी वो याचिकाकर्ता थी, ठीक है, उसे अपनी डिग्री चाहिए थी। तो जो रीता है उसको क्या करना होगा, उसको यह साबित करना होगा कि संबंधित अधिकारी जो है उस पर विधिक कर्तव्य था और उसने पूरा नहीं किया, और उस अधिकारी ने यह जो है वो नहीं निभाया, उसका कोई भी न्याय संगत समाधान जो है वो उपलब्ध नहीं था, इसीलिए क्या किया, उसने रिट को जारी किया है। याद रखिएगा, इस तरीके से आप ये बात जान सकते हैं कि जो मैंडेमस है वो बहुत ही शक्तिशाली रिट है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी तंत्र लापरवाही या मनमानी न करे और कानून के अनुसार काम करे। यह नागरिकों को यह अधिकार देता है कि अगर मान लीजिए सरकार जो है, मतलब सरकारी अधिकारी जो हैं, अगर वो अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं तो उन्हें न्यायिक आदेश के द्वारा बाध्य भी किया जा सकता है। आई होप कि आपको परमादेश जो है वो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए कौन दे सकता है, तो उच्चतम न्यायालय आदेश देगा, ऑब्वियस सी बात है। किसको देगा, तो सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आदेश देगा। क्यों देगा, क्योंकि सार्वजनिक कार्य करना उसके लिए कानूनी रूप से क्या है, जरूरी है, या बोल सकते हैं कि वह उसी का कार्य है, वह उससे भाग तो नहीं सकता क्योंकि वह उसका कर्तव्य है।
देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों में से बहुत लोगों के इस तरीके से भी कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप तो खुद ही एक स्टूडेंट हैं, आप हम लोगों को कैसे पढ़ा सकती हैं, ऐसा वैसा करके कमेंट मुझे बहुत सारे आ रहे थे। तो क्या आपको मेरे पढ़ाने में कोई ऐसी कमी लगती है कि जो आपको लगता है कि ये एक अच्छी टीचर नहीं है या नहीं बन सकती हैं? अगर ऐसी कोई भी कमी आपको लगती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ईज़िली बता सकते हैं कि मैम ये आपके समझाने का तरीका हमें समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपके नोट्स अच्छे नहीं हैं, या फिर मैम आपके आंसर राइटिंग के तरीके अच्छे नहीं हैं। अगर आप मुझे बताएँगे तो हो सकता है मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँ, क्योंकि देखिए हर जो है टीचर भी कहीं न कहीं पूरे लाइफ़ सीखता है, टीचर भी एक स्टूडेंट ही होता है। तो इस बात को आप समझिए, और ऐसे किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता कि वो ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो क्यों हमें सिखा रहा है। जहाँ से भी हमें सीखने को मिलता है, कबीरदास जी कहते हैं ना, जहाँ से भी हमें सीखने को मिलता है वही हमारे क्या हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं। तो अपने गुरु का हमेशा सम्मान कीजिए, तभी आप सीख पाएँगे। अगर आपके मन में आप अपने गुरुओं के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि आप वैसा उनसे कुछ लर्न कर पाएँगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, अगर कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोहिबिशन है ना, जैसे कि आप लोग बोले हैं प्रतिषेध, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना इसमें, कि मान लीजिए कि ये कहीं ना कहीं ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन है, जैसे कि उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी निचली अदालत या फिर न्यायिक निकाय को तब जारी किया जाता है, मान लीजिए तब वह क्या कर रहा है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहा है, तब जो है ऊपर वाला जो न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह जारी कर सकता है, मना कर सकता है। प्रोहिबिट का मतलब यही होता है ना, मना करना। वह जो है, जैसे मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट न्यायालय ने क्या कर दिया है, कुछ ऐसा कार्य कर दिया है जो उसके अधिकार क्षेत्र का नहीं था, तो हाई कोर्ट के द्वारा जो है उसे बताया जाएगा कि यह जो है वह उसका कार्य नहीं है, तो हाई कोर्ट उसे मना कर सकता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर देखिए मान लीजिए कि कहीं ना कहीं जो प्रोहिबिशन है एक तरीके से एक अग्रिम आदेश है, जो किसी भी कार्य को करने से रोकने के लिए ही दिया जाता है। अगर आप इसको समझे तो यह केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के लिए कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी कर सकता है हाई कोर्ट के लिए। तो यह कहीं ना कहीं, और याद रखिएगा ओनली लगा हुआ है, ठीक है, यह केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। और यह तब जारी होती है जब अदालत विधि के विरुद्ध याचिका, या मान लीजिए कि वह विधि के विरुद्ध यानी वह कानून के खिलाफ, या फिर अपने अधिकार क्षेत्र जो उसे दिया गया है उस अधिकार क्षेत्र को ही, मान लीजिए उसे इतने में कार्य करना है लेकिन वो अपने अधिकार क्षेत्र को क्रॉस करके और बाहर का कार्य कर रहा है, तब जाकर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उस पर अवैध कार्यवाही हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हो, क्योंकि आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, जो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए एक राजस्व न्यायालय है, जिसे आप रेवेन्यू कोर्ट कहते हैं, जो क्या करता है, जमीन से जुड़े हुए मामलों को देखता है। मान लीजिए कि वह फौजीदारी केस की भी सुनवाई करना शुरू कर देता है। फौजीदारी केस का मतलब आप लोगों को पता होगा, क्रिमिनल केस की वह सुनवाई करना जो है वो शुरू कर देता है। अब चूंकि फौजीदारी का जो मामला है वो राजस्व अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, तो क्या होगा, प्रभावित पक्ष अब क्या करेगी, हाई कोर्ट में प्रोहिबिशन रिट दायर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। तो नतीजा इसका क्या निकल कर आएगा कि जो हाई कोर्ट है अब उस रेवेन्यू कोर्ट जो था उसको यह ऑर्डर देगा कि वह यह केस ना सुने और कार्यवाही पर रोक लगाए, नहीं तो उसके खिलाफ क्या होगा, कानूनी कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का जो है वो कार्य किया जा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रोहिबिशन जो होता है वो उस रीट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि निचली अदालतों या फिर ट्रिब्यूनल्स कानून की सीमाओं के भीतर ही वे रहे। यह रिट न्यायिक अधिकारों का दुरुपयोग रोकने पर कहीं ना कहीं क्या करता है, एक प्रभावी तरीका हो सकता है। अब हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग पढ़े उत्प्रेषण, जिसे हम लोग बोलते हैं शर्षियारी। अब देखिए जो उत्प्रेषण है जिसे कि हम बोलते हैं शर्षियारी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और याद रखिएगा कि शर्षियारी जो है ये भी एक लैटिन भाषा का ही शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है कि जानने के लिए भेजना, यानी टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। एक चीज याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 32 है और 226, ये दोनों के अंतर्गत ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यह रिट जारी कर सकते हैं, उत्प्रेषण जिसे कहते हैं।
और एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्प्रेषण रिट जो है वो कब जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा कि जब कोई निचली अदालत या फिर अर्ध न्यायिक संस्था, कोई भी ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर क्या करती है, कोई निर्णय ले लेती है। ठीक है, प्रोहिबिशन में क्या था कि निर्णय अभी ली नहीं है, मतलब कि उसमें क्या होता है, निर्णय सुनाया नहीं चुकी रहती है, तभी तो जो है वो कहीं ना कहीं रोकने के लिए होता है, प्रोहिबिशन मना करने के लिए होता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि वो अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर जो मतलब अधीनस्थ न्यायालय है, अधिकार क्षेत्र से बाहर क्या कर लेती है, निर्णय सुना देती है, या फिर कानून के खिलाफ फैसला देती है, या फिर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कहीं ना कहीं उल्लंघन करती है। तब जो उच्चतम न्यायालय है या फिर जो उच्च न्यायालय है, उसके निर्णय को उत्प्रेषण रिट के द्वारा क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। याद रखिएगा, उसमें तो मना की थी, प्रोहिबिशन में मना की थी, लेकिन उत्प्रेषण में क्या कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है। वहां पे निर्णय हुआ नहीं होता है, लेकिन उत्प्रेषण में जो हो जाता है, निर्णय कर दिया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है गलत आदेश या फिर कार्यवाही को रद्द करना। एक तरीके से बोल सकते हैं कि मान लीजिए प्रोहिबिशन रोकने के लिए, प्रिवेंटिव है, लेकिन जो सर्शियारी यानी उत्प्रेषण है वह क्या है, सुधारात्मक है, करेक्टिव है, यानी कि यह जो है वो सुधार के लिए रिट जारी किया जा सकता है। और मान लीजिए मैं पूछूं कि उत्प्रेषण किसके खिलाफ जारी होती है, तो याद रखिएगा कि जो उत्प्रेषण है वह जो है वो न्यायिक या फिर अर्ध न्यायिक निकायों के खिलाफ ही जारी होता है, बिल्कुल प्रोहिबिशन के जैसे। ठीक है, तो निजी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ उत्प्रेषण को जारी नहीं किया जा सकता, यह जो है वह न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ ही जारी होती है। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको समझिए। मान लीजिए कि एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक ऐसे केस में सजा सुना दी है जिसमें कि उसे अब कानूनी अधिकार प्राप्त ही नहीं था, जैसे कि मान लीजिए बहुत गंभीर अपराध जिसकी सुनवाई जो है वो कहीं ना कहीं सत्र न्यायालय में होनी थी, पर उसको किसने सुना दिया, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुना दिया। दोषी व्यक्ति क्या करेगा, हाई कोर्ट में अब उत्प्रेषण रिट दायर कर सकता है। हाई कोर्ट उस निर्णय को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है, क्योंकि वह अपने कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रही थी। और एग्जाम्पल अगर देखें तो मान लीजिए कि कोई ऐसी कर्मचारी है, किसी ट्रिब्यूनल में, सरकारी ट्रिब्यूनल में पेश हुआ और उसे बिना सुनवाई के नौकरी से निकाल दिया गया। मतलब उसे नौकरी से निकाला तो गया, लेकिन उसकी सुनवाई भी नहीं की गई। ठीक है, कारण भी नहीं बताया गया, ना पूछा गया, तो यह क्या हो जाएगा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि सबको अपनी तरफ का जो है वो पक्ष पेश करने का जो है एक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो कर्मचारी क्या करेगा, अब हाई कोर्ट में जाकर जो है उत्प्रेषण जिसे रिट बोलते हैं, सर्शियारी रिट जो है वो जारी कर सकता है। कोई भी ट्रिब्यूनल का वह आदेश क्या करेगी, अब रद्द कर सकती है, यानी कि जो कोर्ट है वह क्या करेगी, ट्रिब्यूनल का जो आदेश है उसको डायरेक्टली रद्द कर देगी, निरस्त कर देगी। देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि प्रोहिबिशन और सर्शियारी में जो एक मूलभूत अंतर है वो क्या हो सकता है। तो याद रखिए कि प्रोहिबिशन की जो प्रकृति है वह क्या है, रोकने वाली है, यानी प्रिवेंटिव है, जबकि सर्शियारी की जो कहीं ना कहीं प्रकृति होती है वो सुधरने वाली होती है, यानी करेक्टिव होती है। क्या होती है, करेक्टिव होती है। फिर उसके बाद देखिए समय यानी टाइम। तो प्रोहिबिशन तब जारी किया जा सकता है जबकि कार्यवाही क्या हो, चल रही हो, लेकिन जो उत्प्रेषण है उसको तब जारी किया जा सकता है जब कार्यवाही क्या होती है, हो चुकी होती है। इसका जो उद्देश्य है प्रोहिबिशन का, वह गलत कार्यवाही को रोकना है। क्या होता है, रोकना। लेकिन उत्प्रेषण में क्या होता है, गलत आदेश को रद्द करना। यहां पर ये दो मेन चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया रोकना, दूसरा हो गया रद्द करना। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीलिम्स में घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपके पीसीएस लेवल पे ही हो गया या फिर यूपीएससी भी दे रहे हैं, तो एक चीज आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोहिबिशन जो है वो गलत कार्यवाही को रोकने के लिए होता है, जबकि उत्प्रेषण गलत आदेश को रद्द करने के लिए होता है। देखिए, इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो उत्प्रेषण है वह एक ऐसा संवैधानिक औजार है। एक क्या है, औजार है। ऐसा ही लैंग्वेज आप आंसर राइटिंग में लिखेंगे। एक ऐसा औजार है जिससे कि उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों या फिर ट्रिब्यूनलों के द्वारा दिए गए गलत या फिर अवैध फैसलों को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है, ताकि न्याय की रक्षा हो सके। अब देखिए, अधिकार परीक्षा जिसे कि कहते हैं क्वो वारंटो, इसका जो अर्थ होता है वह होता है किस अधिकार से, यानी बाय व्हाट अथॉरिटी। देखिए,
सबसे पहली बात तो अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो, ये जो शब्द है यह लैटिन भाषा का ही शब्द है, ठीक है, जिसका क्या अर्थ होता है कि किस अधिकार से। और याद रखिएगा यह रिट जो है वो तब जारी किया जाता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वह किसी सार्वजनिक पद पर है लेकिन वह बिना वैध अधिकार या योग्यता के वहां पर बैठ गया है, तब क्या होता है, अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है, इस रिट का मेन उद्देश्य जो ये है वो यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद या फिर अवैध रूप से कोई कार्य ना करे। जैसे देख लीजिए कोई भी सार्वजनिक पदों पर कोई योग्य और अधिकृत लोग ही बैठे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। यह किन शर्तों पर जारी होती है, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि यह किन शर्तों पर जारी की जाती है। तो याद रखिएगा कि संबंधित पद अगर सरकारी या सार्वजनिक होगा तभी इसको जारी किया जा सकता है। याद रखिएगा उस पद पर बैठा व्यक्ति योग्यता या फिर कानून के अनुसार योग्य ना हो तो जारी किया जा सकता है। मान लीजिए कोई भी नागरिक जिसका निजी स्वार्थ बस ना हो, यह रिट जनहित में जारी कर सकता है। जैसे मैं भी जारी कर सकती हूँ, आप भी जारी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि अगला इंसान जो है वो उस पद के योग्य नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा अगर स्कूल और कॉलेज में कि बहुत से मतलब बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए किसी बच्चे का ऐसा मार्क्स आ गया है जो कि आप लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था, तो आप लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना कि आरटीआई लगा के उसकी कॉपी देख लेते हैं, सब साफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से यह भी है कि मान लीजिए कोई सार्वजनिक पद पे इस तरीके का व्यक्ति बैठ गया है कि आपको पता है कि वह उस योग्य नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अधिकार परीक्षा रिट दायर कर सकते हैं। और यह किनके खिलाफ जारी नहीं होगी, ये बात भी तो जानना पड़ेगा कि किसके खिलाफ यह जारी नहीं होगी। तो याद रखिएगा जो प्राइवेट सेक्टर में जो पोस्ट होते हैं, ठीक है, यानी जैसे कि मान लीजिए प्राइवेट कंपनी का कोई डायरेक्टर है, वैसे लोगों के लिए इसे जारी नहीं किया जा सकता अधिकार परीक्षा को। जब पद जो है वो पूर्णतः निजी स्वामित्व का हो, यानी पूरे तरीके से क्या हो, उस पर प्राइवेट सेक्टर का अधिकार हो, तब भी यह जारी नहीं किया जाएगा। अगर इसको एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो नगर निगम का मेयर बन गया है, ठीक है, महापौर जिसे कहते हैं, मेयर बन गया है, लेकिन उसकी आयु जो है वो पात्रता से कम थी। जैसे नियम में लिखा है कि मेयर की जो उम्र है वो कम से कम 25 साल होनी चाहिए और वह क्या है, 23 साल का व्यक्ति है। तो देखिए अब क्या करेगा, कोई भी व्यक्ति को वारंटो रिट दायर कर सकता है। कोर्ट उस व्यक्ति से पूछेगा कि तुम किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो, ठीक है। कोर्ट क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा कि आप जो है वो किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। अगर पाया गया कि वह योग्य नहीं था तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। सोचिए जो अधिकार आपको दिया गया है इस रिट के जरिए वह कितना बड़ा अधिकार है। अगर इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझे कि मान लीजिए अगर किसी यूनिवर्सिटी में एक कुलपति की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध हुई है, ठीक है, यानी उसमें कोई रूल फॉलो नहीं किया गया है, जैसे कि योग्यता भी उसमें पूरी नहीं की गई थी, तो इस टाइम पे भी आप को वारंटो रिट के जरिए उसकी नियुक्ति को चुनौती दे सकते हैं। देखिए अगर बेसिकली कंक्लूजन पे आए तो को वारंटो जो है वो रिट जो है ये सार्वजनिक पदों की गरिमा बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रिट है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी वैध अधिकार के किसी सरकारी पद पर नहीं बैठ सकता है। याद रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। आई होप कि आप लोगों को इतना चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से हो सकती है, तो आप लोकस स्टैंडाई के द्वारा भी इसे जारी कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर आपको पता नहीं है कि लोकस स्टैंडाई जो है वो क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि यह भी क्या है, एक लैटिन भाषा का ही शब्द है जिसका जो मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को अदालत में याचिका दायर करने का कानूनी अधिकार है। यह जो है सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि क्या कोई व्यक्ति या संस्था किसी विशेष मामलों में अदालत के सामने जाने के लिए उचित रूप से जो पक्षकार है वो है या नहीं, मतलब उसका जो ये मेन अधिकार है या नहीं। देखिए अगर बात करें कि क्यों जरूरी है तो याद रखिएगा कि यह सुनिश्चित करता है कि अदालत का जो समय है वो सिर्फ उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्हें कि वास्तव में नुकसान हुआ है, यानी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना किसी व्यक्तिगत हित के कोई भी मामला ना उठाए। इसके लिए जो है वो लोकस स्टैंडाई जारी किया जाता है। अगर इसको एग्जाम्पल से समझे, मान लीजिए आप लोगों को समझ ना आ रहा हो तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए यदि किसी सरकारी अधिकारी की कोई ऐसा मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसकी कोई गलत कार्यवाही के कारण क्या होने लगा है, आपका नुकसान हो गया है, तो आपको लोकस स्टैंडाई प्राप्त है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, अदालत में केस दर्ज कर सकते हैं।
अगर दूसरे एग्जाम्पल को देखें कि मान लीजिए अगर किसी तीसरे व्यक्ति को नुकसान हुआ है, आपको नहीं हुआ है और आपका उस व्यक्ति से सीधा कोई संबंध भी नहीं है, तो आपको लोकस स्टैंडाई नहीं मिलेगा। आप उस पर अदालत नहीं जा सकते क्योंकि आपको जो है वो डायरेक्टली आपको नुकसान नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो आप किसी और के व्यक्तिगत जो है वो हितों में नहीं पड़ सकते हैं। लेकिन इसका कुछ ना कुछ मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि हर चीज का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, तो इसका भी कोई ना कोई एक्सेप्शन तो होगा ही। तो देखिए कुछ मामलों में क्या हो गया है ना कि इसका दायरा बढ़ा दिया गया है, किसका, लोकस स्टैंडाई का। जैसे देख लीजिए जिसमें कि प्रमुख एग्जांपल जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का है, या जिसे कि हम कहते हैं PLI। तो PLI में क्या होता है ना कि कोई भी जो नागरिक है वो जनता के हित में अदालत में याचिका दायर कर सकता है, भले ही क्या हो, उसका स्वयं का नुकसान ना पहुंचा हो फिर भी। जैसे देख लीजिए गरीबों के अधिकार हो गया, पर्यावरण संरक्षण के लिए आप जो है वो PLI जारी कर सकते हैं, सॉरी PIL जारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए आप लोगों ने बाल श्रमिक के खिलाफ भी ऐसे कर सकते हैं कि जो है आपके जो राज्य है उसमें बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, इसके खिलाफ भी आप PIL जो है वो जारी कर सकते हैं। देखिए अगर भारत में लोकस स्टैंडाई की कहीं ना कहीं स्थिति की बात की जाए तो पारंपरिक रूप से पहले केवल पीड़ित पक्ष को ही याचिका दायर करने का अधिकार था, लेकिन वर्तमान में मतलब 1970 के दशक के पश्चात क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने PIL के माध्यम से लोकस स्टैंडाई को एक अधिक उदार लिबरल बना दिया, ठीक है। अब कोई भी नागरिक है अगर वो जनहित में हो तो अदालत का दरवाजा को वो इजीली खटखटा सकता है। देखिए फिर यहाँ दिखाई दे रहा होगा दूसरा कि वादी प्रतिवादी प्रक्रिया, जिसे एडवर्सरियल जस्टिस कहते हैं। तो एडवर्सरियल जस्टिस जो है वो क्या होता है ये जानते हैं। याद रखिएगा कि यह एक ऐसी न्यायिक प्रणाली है जिसमें क्या होता है, दो विरोधी पक्ष, यानी कि जिसमें से एक क्या होता है वादी और दूसरा क्या होता है प्रतिवादी। वहां लिखा भी होगा कि वादी प्रतिवादी प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है ना कि एक वादी होता है और दूसरा प्रतिवादी होता है, और ये दोनों ही न्यायाधीश के समक्ष क्या करते हैं, अपने अपने पक्ष को प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं, और न्यायाधीश क्या करता है, तथ्यों और साक्ष्यों और कानून के आधार पर निष्पक्ष होकर अपना निर्णय देता है। यह प्रणाली भारत, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में वर्तमान में भी प्रचलित है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि वादी ही उच्चतम न्यायालय जाएगा और किसी अन्य को उच्चतम न्यायालय में प्रवेश का अधिकार नहीं दिया गया। देखिए इसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती है, तो याद रखिएगा कि आम जनता जो है वो अधिकारों को जानती ही नहीं है, उनके मतलब अधिकारों के बारे में उनको उतनी ज्यादा जानकारी ही अभी प्राप्त नहीं है, तो यह एक जटिल समस्या है। फिर देखिए वित्तीय समस्या भी है। आप लोगों ने देखा होगा केस को लड़ने के लिए काफी ज्यादा आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि आप जो है वो केस को ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे, और ये बात की जो जानकारी है वो किसी को भी नहीं होती है कि आपका जो केस है वह कितने लंबे समय तक चल सकता है। फिर देखिए प्रक्रिया जो है वो काफी जटिल है, प्रोसेस जो है वो काफी जटिल भी है और बहुत लंबी प्रक्रिया है, और ये जो है बहुत ज्यादा फॉर्मल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई। तो याद रखिएगा सिंप्लीफाई जो है इन बेसिकली लॉस को किया था PN भगवती ने। आपको पता होना चाहिए जो न्यायमूर्ति PN भगवती है उनको भारत में जो PIL है उसका क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारत में न्याय को सिर्फ अमीरों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि गरीबों, वंचितों, अनपढ़ों तक भी पहुंचाने का क्या कर दिया, रास्ता खोल दिया। और उसके अतिरिक्त तो VR कृष्ण अय्यर भी जो न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, इन्होंने भी कहीं ना कहीं जनहित याचिका और सामाजिक न्याय के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसला जो है वो दिया है। आगे देखिए वादी प्रतिवादी न्याय की प्रणाली में कुछ परिवर्तन। तो देखिए क्या क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय ने परंपरागतवादी या प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया को परिवर्तित करते हुए पहली बार समूह के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को भी उच्चतम न्यायालय में प्रवेश का अधिकार दे दिया है। लिखा है परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा और गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा बच्चों और महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी याचिका दायर की गई है। आगे देखिए उच्चतम न्यायालय ने पोस्ट कार्ड एवं समाचार पत्र की रिपोर्ट को भी याचिका मानकर कार्य किया है। फिर देखिए उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो से कार्यवाही करते हुए पीड़ित पक्ष जो है वो स्वयं पहुंचा है। फिर देखिए लिखा है जनहित याचिका एवं मूल अधिकार। देखिए मैंने इतना ज्यादा विस्तार से आप लोगों को समझा दिया है
पॉइंट टू पॉइंट कि आप लोगों को ये जो थ्योरी है वो एक बार भी आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए पॉइंट नंबर 1 है कि उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार का अत्यधिक विस्तार कर दिया है और जीवन के अधिकारों को निदेशक तत्वों के साथ जोड़ दिया है। समूह की अधिकार की जो रक्षा है उसके लिए न्यायालय के द्वारा राज्य को विभिन्न निर्देश भी दिए गए हैं। जनहित याचिका का प्रयोग मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है, परंतु वर्तमान में जनहित याचिकाओं का जो प्रयोग है वो प्रत्येक क्षेत्रों में हो रहा है। जैसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध किया जा रहा है इसका प्रयोग, उसके अतिरिक्त तो सुशासन के लिए किया जा रहा है, चुनाव सुधार के लिए किया जा रहा है और पर्यावरण की रक्षा के लिए किया जा रहा है। अगर देखें निष्कर्ष तो मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिकाओं का जो प्रयोग है वो किया गया है, जिससे आम जनता को उच्चतम न्यायालय में प्रवेश का अवसर प्राप्त हो गया है। उच्चतम न्यायालय जो है वह क्या है, विशिष्ट वर्गों का न्यायालय न होकर जनसाधारण का न्यायालय हो गया है। प्रक्रिया को ढीला करके जो परिणाम है उसको महत्वपूर्ण बना दिया गया है, परंतु अन्य प्रशासनिक क्षेत्र में जनहित याचिकाओं के प्रयोग से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। एग्जाम में भी आपको बिल्कुल इसी तरीके का कंक्लूजन लिखना है। हालांकि मैंने आपको अपने शब्दों में भी काफी कंक्लूजन बताया है और बहुत से एग्जाम्पल बताए। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो उसका नोट्स बना लीजिए और उसको अपने आंसर राइटिंग में लिख कर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं आप जो है उससे हैबिचुअल हो जाए। और आपकी जब हैबिट बनी रहेगी तभी आप जो है वो एग्जाम में आंसर राइटिंग में उस जो एग्जाम्पल है उसको लिख पाएंगे। क्योंकि अगर आपको लगता है कि एक बार हम सुन लेंगे फिर हम लिख देंगे वहां जाकर, तो ऐसा नहीं होता है। जो आप साल भर करते हैं, जो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, वही चीज वहां पर आप परफॉर्म करेंगे, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को आज का जो क्लास है वो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।